कि अगर किसी को अचानक से सूखी खांसी आ रही है, ड्राई कफ जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा, क्या ये एक इशारा हो सकता है कि हाँ शायद लंग फाइब्रोसिस है? देखिए, सूखी खांसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। धीरे-धीरे साँस फूलना और धीरे-धीरे खांसी रहना जो कि ठीक ना हो सके, ठीक ना हो, वो एक लंग फाइब्रोसिस का इनिशियल सिम्पटम हो सकता है। एडवांस सिम्पटम्स में हमारी जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लग जाती है, पेशेंट थोड़ा-सा भी काम नहीं कर पाता है, एक्सरसाइज़ एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है, एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी नहीं चढ़ पाता है और उसको थोड़ा-सा भी ब्रिस्क वॉक करने पे, तेज़ चलने पे साँस फूलने जैसा महसूस होना लग जाता है और उसको बैठना पड़ता है, बीच में रेस्ट लेना पड़ता है। तो एडवांस स्टेज में इस तरह के सिम्पटम्स आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, बुरी तरीके से हुआ था, तो उनमें आगे चल कर के लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है? देखिए, जो कोविड का आपने बात किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है फाइब्रोसिस के कंटेक्स्ट में। बिकॉज़ कोविड के टाइम पे काफ़ी लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई थी और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि वेंटिलेटर पे जिनको रहना पड़ा था, जिनको लंबी ऑक्सीजन थेरेपी पे रहना पड़ा था। तो जिनमें लंग सीवियरली डैमेज हुए थे कोविड की वजह से, उनमें रेजिडुअल फाइब्रोसिस अभी भी मिलता है, मतलब रह गया है। जो लंग फाइब्रोसिस स्पेसिफिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें अभी प्रेजेंटली हमारे पास 2 ड्रग अवेलेबल हैं, जिसमें एक परफेनेडोन है, दूसरा निंटेडानिब है। ये दोनों ही ड्रग्स यूजफुल होती है लंग फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट करने में। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि बॉडी अडेप्ट नहीं करती है नए वाले लंग्स को, तो उसकी हाँ, वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत सारे टाइम रिजेक्शन होता है, तो जो हमने लंग टिश्यू नए ट्रांसप्लांट के फॉर्म में इम्प्लांट किए थे, उनमें फिर से फाइब्रोसिस डेवलप होने लग जाता है और कई बार वो फाइब्रोसिस एक रिजेक्शन रिएक्शन के कारण बहुत रैपिडली होता है। तो दोबारा से लंग्स हमारे इन्फ्लाम्ड और फाइब्रोटिक हो सकते हैं। सांस लेना जब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, आपको सूखी खांसी रहने लगे, पहले आप 100 कदम आसानी से चल लेते थे, लेकिन अब उसी 100 कदम को चलने में आपकी सांस फूलने लगे, आप हांफने लगे, आप बहुत जल्दी थकने लगे, तो ये एक लंग से जुड़ी बीमारी का पहला लक्षण हो सकता है, जिसे लंग्स फाइब्रोसिस कहते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, जिसके बारे में आज के समय में लोगों को समझना जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हमने जो पिछली बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उसमें आप सभी की क्वेरी बहुत ज्यादा आई थी कि हमें लंग फाइब्रोसिस पे अगला जो टॉपिक है वो बनाना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए हमने आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी डिमांड पर इस टॉपिक के लिए पॉडकास्ट एपिसोड को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम बात करेंगे लंग्स फाइब्रोसिस के बारे में कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो जाती है, इसके सिम्टम्स कैसे पहचान सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या लंग फाइब्रोसिस हो गया तो फेफड़े परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, या इसका कोई इलाज है जो समय रहते किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर हरीश वर्मा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है पल्मोनरी मेडिसिन क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, शारदा केयर हेल्थ सिटी में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए इस टॉपिक पर हमारी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, क्योंकि इसके ऊपर हमें बहुत डिमांड आ रही थी हमारी ऑडियंस की तरफ से। कमेंट सेक्शन में वो कई बार पूछ रहे थे कि प्लीज लंग्स फाइब्रोसिस पर एक वीडियो बनाइए। तो हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है लंग फाइब्रोसिस, उनके लिए आप एक बार पहले बेसिक से शुरू कर दीजिए कि फेफड़ों में से क्या तकलीफ होने लगती है कि वो लंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मेघा जी, जब हम लंग फाइब्रोसिस की बात करते हैं तो फाइब्रोसिस का मीनिंग है कि इंटरनल ऑर्गन्स में एक स्कारिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल टिश्यू है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए स्कार टाइप टिश्यू। तो जब ये स्कारिंग लंग्स में होती है तो उसको हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। ठीक है। और अलग अलग स्टेज पे ये बीमारी शुरू होती है। इसके अंडरलाइंग रीजन्स भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं, बट जब एंड स्टेज में एक लंग टिश्यूज में स्कारिंग, जिसमें कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैपेसिटी नहीं होती उस टिश्यू में, तो लंग टिश्यू उससे रिप्लेस होने लग जाता है, उसको ही हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि लंग्स में जब स्कारिंग होने लगती है, तो इसकी वजह से क्या फेफड़े परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं? देखिए, कोई भी जो हमारा बॉडी का हेल्दी टिश्यू है या बायोलॉजिकल टिश्यू है, जब वो एक इरिवर्सिबल स्टेज पे डैमेज होता है तो उसमें एंड स्टेज में फाइब्रोसिस ही होता है। वो अलग अलग टिश्यूज में, जैसे लीवर में हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस हो जाता है,
तो वो भी एक तरह का फाइब्रस टिश्यू ही होता है। हम्म, ऐसे ही लंग्स में भी होता है। तो वंस फाइब्रोसिस इज सेट देन इट इज नियरली इरिवर्सिबल स्टेज। अच्छा, ओके। तो ऐसे में जब वो इरिवर्सिबल स्टेज पर पहुंच जाता है कि यहाँ के बाद कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ है कि सीधे फेफड़े बदलने की नौबत आ जाती है, जिसे लंग्स देखिए, ट्रांसप्लांट कहते हैं? जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हम्म, किसी भी टाइप ऑफ लंग फाइब्रोसिस में, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारा कितना लंग टिश्यू इन्वॉल्व है। डैमेज है। जितना लंग टिश्यू ज़्यादा डैमेज्ड होता है उतना हमारे लंग्स का कैपेसिटी, ऑक्सीजन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ठीक है। और फिर एंड स्टेज में हमें कई बार ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। हम ना कुछ लक्षणों की बात करते हैं डॉक्टर। हम आपसे कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये लंग फाइब्रोसिस की तरफ इशारा हो सकता है या नहीं। सबसे पहले कि अगर किसी को अचानक से सूखी खांसी आ रही है, ड्राई कफ जैसे कहते हैं, बहुत ज्यादा 2 हफ्ते से ज्यादा तक ये परसिस्टेंटली रह रही है, दवाई खा लिया, सिरप पी लिया, होम रेमेडीज भी कर ली, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, क्या ये एक इशारा हो सकता है कि हाँ शायद लंग फाइब्रोसिस है? देखिए, सूखी खांसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं और जिसमें क्रोनिक रहती है सूखी खांसी, उसके भी काफ़ी रीजंस होते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया या कोई इन्फेक्शन है जो स्लोली डेवलप हो रहा है लंग्स में, वो भी एक कारण हो सकता है। बट धीरे धीरे सांस फूलना और धीरे धीरे खांसी रहना जो कि ठीक ना हो सके, ठीक ना हो, वो एक लंग फाइब्रोसिस का इनिशियल सिम्टम हो सकता है। ठीक है। अगर थोड़ा समय ही चलने में सांस फूलने लगे या बहुत ज्यादा हांफने लगे इंसान, थकावट होने लगे, या कुछ होता है कई लोग कि 2-3 सीढ़ियां चढ़ने में भी हांफने लगते हैं, तो ये इशारा है? देखिए, पहली स्टेज हमेशा ऐसी ही होती है कि हमारा एक्सर्शन पे, फिजिकल एक्टिविटी करने पे सांस फूलता है और धीरे धीरे वो हमारा सांस फूलना बढ़ता जाता है और हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी या कोई भी काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो जो लंग फाइब्रोसिस के बारे में हम बात करते हैं, तो ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक से कुछ डेज में सिम्टम्स नहीं बढ़ते हैं, मंथ्स टू ईयर्स में सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ आप और ऐसे लक्षण या साइंस हमें बताना चाहेंगे कि हाँ लंग फाइब्रोसिस शायद अब शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि थोड़ी थोड़ी खांसी रहना और हल्का सांस फूलना हैवी वर्क करने से, तो ये इनिशियल सिम्टम होता है। ओके, तो ये सारे रहते हैं, और जो एडवांस सिम्टम्स होते हैं उसको हम कैसे समझेंगे? एडवांस सिम्टम्स में हमारी जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लग जाती है, पेशेंट थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाता है, एक्सरसाइज एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है, एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी नहीं चढ़ पाता है, और उसको थोड़ा सा भी ब्रिस्क वॉक करने पे, तेज चलने पे सांस फूलने जैसा महसूस होना लग जाता है और उसको बैठना पड़ता है, बीच में रेस्ट लेना पड़ता है। तो एडवांस स्टेज में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ओके। ऐसे में कुछ ऐसे इमरजेंसी वाले भी साइंस होते हैं क्या, कि अब एकदम मैटर इतना ज्यादा हाथ से निकल चुका है कि तुरंत अभी या तो हॉस्पिटल लेकर के जाओ, नहीं तो किसी डॉक्टर से इलाज कराओ? देखिए, लंग फाइब्रोसिस एक तरह की क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। बट इसमें बीच बीच में एक्सेसरबेशंस हो सकते हैं। एक्सेसरबेशन का मतलब ये होता है कि सडन लंग कैपेसिटी का डिप हो जाना। अच्छा। वो किसी भी दूसरे कारण से हो सकता है, जैसे हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया बन गया, हमें कोई फ्लू का अटैक आ गया, या हमारे लंग्स में कोई पानी डैमेज हो गया, या फिर और कोई ऑर्गन सिस्टम बॉडी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जैसे कोई हमें हार्ट का एलिमेंट साथ में डेवलप होने लग गया, या अचानक से लीवर या किडनी पे कोई असर आ गया, तो उस तरह की सिचुएशन में सडन लंग कैपेसिटी डिप हो सकती है और हमें अचानक से काफी डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट में सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। आपने ये जैसे लक्षण बताएं, तो लंग्स की ना डॉक्टर और भी जैसे कई बीमारियां होती है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, तो इन सबके अलग अलग ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कि ये चीजों से किसी को अगर एलर्जी है या वो ट्रिगर होते हैं तो वो जो है प्रॉब्लम और खराब हो सकती है। लंग फाइब्रोसिस में भी ऐसा कुछ है क्या, कि कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो उस बीमारी को और जो है वो भयावह रूप दे सकते हैं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे बाकी डिजीज में अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस में हमारे को इटियोलॉजी होती है, ट्रिगर्स होते हैं या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, ऐसे लंग फाइब्रोसिस में भी बहुत सारे कारण पॉपुलेशन में मिलते हैं। जैसे कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, जो लोग स्टोन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे सिलिका एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोस एक्सपोजर होता है, कोई मेटल डस्ट या केमिकल फ्यूम्स एक्सपोजर होता है, तो उनमें लंग फाइब्रोसिस धीरे धीरे एक्सपोजर के कोमुलेट होने पे डेवलप होने का रिस्क होता है। उसके अलावा जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है,
और पोलीमायोसाइटिस है। तो इस तरह के जो ऑटोइम्यून इलनेस हैं उनमें भी धीरे धीरे टाइम के साथ एडवांस स्टेजेस में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट फाइब्रोसिस की फॉर्म में मिलती है। हो सकती है। इसके अलावा और कुछ इटसेल्फ फाइब्रोटिक डिजीज होती हैं लंग्स की, जिसमें कि कोई खास ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक्सटर्नल एक्सपोजर है। कारण है। हाँ, बट स्मोकिंग हमेशा से ही एक हर तरह की लंग डिजीज के लिए पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये एक मोटा मोटा सा हम बात करें तो एक कॉमन से कारण इन्हीं कैटेगरीज में होते हैं। ठीक है। आपने जैसे हमें रिस्क फैक्टर्स बताए, इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं क्या? जो डस्ट है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन है, या हम बाहर निकलते हैं तो इतने ज़्यादा गंदगी रहती है कई बार, तो इस सब की वजह से भी हो सकता है ट्रिगर? देखिए, कोई भी हवा जो कि हेल्दी नहीं है नहीं। वो हमारे लंग्स में जाती है तो वो कुछ ना कुछ ट्रिगर करती है। कई बार ये ट्रिगर ब्रोंकाइटिस की फॉर्म में हो सकता है, सीओपीडी की फॉर्म में हो सकता है, और बहुत सारे टाइम हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, या फिर लंग फाइब्रोसिस जो एडवांस स्टेज है वो डेवलप हो सकता है। तो डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट में जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो डस्ट की फॉर्म में है, PM 2.5 या PM 10 की फॉर्म में है, या फिर और कोई ऑर्गेनिक डस्ट है, बहुत सारी ऑर्गेनिक डस्ट भी होती हैं, जैसे कि बर्ड वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट से होती है, डेंडर से हो सकती है, या हम बात करें जो फार्मर्स होते हैं उनके जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं, उनसे हो सकती है। तो ये सारे कारण एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है। हमने जैसे ट्रिगर और रिस्क फैक्टर्स की बात की, इसमें कुछ खाने की भी चीजें हैं जो ट्रिगर हो सकती हैं? फूड से ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक अभी तक नहीं पाया गया है लंग फाइब्रोसिस की जब हम बात करते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे आज के समय में ना हम ऑलरेडी एक पोल्यूटेड जगह पर रहते हैं, दिल्ली NCR की बात करते हैं, तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ रहा है क्योंकि हम डेवलप्ड हो रहे हैं, तो हर जगह कहीं ना कुछ चीज़ें बन ही रही हैं। तो जिन लोगों को नहीं है, कभी नहीं हुआ, अगर वो लंबे समय तक इस तरह के एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं, तो उनमें चांसेस है कि शायद धीरे धीरे फेफड़े डैमेज हो और लंग फाइब्रोसिस तक बात पहुँच जाए। बिल्कुल चांसेस हैं। अगर हमारी हवा जो हम सांस ले रहे हैं लंबे टाइम तक हम पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें मल्टीपल लंग डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं, जिसमें लंग फाइब्रोसिस भी एक है। ओके। अच्छा, अगर हम ये जो इतने सारी बातचीत की है कि लक्षण क्या है, कॉजेस क्या है, ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, इनहेलर का या फिर नेबुलाइजर का रोल है लंग फाइब्रोसिस को थोड़ा सा हील या सपोर्ट करने के लिए? आज के समय में हर किसी के घर में इनहेलर या नहीं तो नेबुलाइजर जरूर देखने को मिलता है, खास करके अगर बच्चों में इस तरह की दिक्कत होने लगती है, तो ये फायदा करते हैं कुछ? देखिए, इनहेलर या फिर नेबुलाइजेशन ये दोनों ही सेगमेंट इनहेलेशनल थेरेपी में आते हैं, यानी कि जिसमें हमारे एयरवेज जो सांस की नलकियां होती हैं उनमें हम मेडिसिन डिलीवर करते हैं। क्योंकि लंग फाइब्रोसिस एक लंग्स टिश्यू जो लंग पैरेन्काइमा की एक डिजीज है, तो उसमें इनहेलेशनल थेरेपी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, एक्सेप्ट उन कंडीशंस में जिनमें कि एसोसिएटेड दूसरी कोई एयरवे डिजीज हो, जैसे ब्रोंकाइटिस साथ में हो, COPD हो, पहले से कोई प्रॉब्लम। और जो सोशल मीडिया पे लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए इतने सारे ड्रिंक्स या खाने की चीज़ें बताई जाती हैं, होम रेमेडीज कई सारे लोग फॉलो करते हैं, तो इससे हो जाते हैं फेफड़े डिटॉक्स या नहीं? देखिए, जो डिटॉक्स एक बड़ा ही जेनरिक टर्म है, और इसमें ज़्यादा मार्केटिंग और कमर्शलाइजेशन में ज़्यादा यूज होता है, बट एज सच जब हम मेडिकल स्पेशलिटी की या फिर मेडिकल हेल्प की बात करते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। हमारी बॉडी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटॉक्स सिस्टम है, मैकेनिज्म है, और हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली हर मिनट हर सेकंड खुद को डिटॉक्स करती रहती है। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम इसको और कोई टॉक्सिन्स ना प्रोवाइड करें, जैसे स्मोकिंग है ना, और जो बैड हैबिट्स हैं जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स हैं और बाकी पोल्यूटेंट्स हैं, तो अगर हम उनको टॉक्सिन्स से बचा के रखें तो वो सबसे बड़ा हेल्प है हमारी बॉडी के लिए। एयर प्योरीफायर्स की बात अभी के समय में खास करके जो है वो विंटर्स के टाइम पर होती है, जब लोग पोल्यूशन की बात करते हैं कि AQI 1000 चला गया। आपको लगता है कि अब एयर प्योरीफायर एक ऐसी नीड बन गई है जहाँ पर पोल्यूशन रहता ही है, वहाँ हर घर में एक रख लेना चाहिए?
देखिए, एयर प्यूरिफायर रखने का हमेशा कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा जब भी आपके घर में किसी भी तरह के सांस के मरीज हैं या लंग्स की प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस अगर आपको प्योरिफाइड एयर मिलेगा तो उससे हमारे जो टॉक्सिन इनहेलेशन है वो डेफिनेटली कम रहेगा। हमें केवल ध्यान ये रखना होता है कि एक अप्रोप्रिएट कैपेसिटी का एयर प्यूरिफायर हम यूज करें जो हमारे रूम के एयर जो स्पेस है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से एप्ट हो, राइट, तभी वो काम करेगा। अदरवाइज हम ये नहीं बोल सकते कि एनी एयर प्यूरिफायर विल ऑलवेज हेल्प, और साथ में उसको लगातार फिर हमें चला के रखना पड़ेगा, विंडोज भी क्लोज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज ओपन है तो वो कंटिन्यूसली बाहर की एयर, पोल्यूटेड एयर अंदर आती रहेगी और वो कोई खास हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर डॉक्टर की, एयर प्यूरिफायर की हमने बात की, तो ऐसे में लंग्स को जो है डिटॉक्स करने के लिए आपने कहा कि एक खुद का ही डिटॉक्स मैकेनिज्म है, हमें बस ऊपर से सपोर्ट देने की ज़रूरत है और हम उसमें टॉक्सिन्स ना डालें। Yes. आप कुछ ऐसे एडवाइस करते हैं कि अगर किसी ने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली या हम अलग से ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे हमारे फेफड़े और स्ट्रांग हो और लंग फाइब्रोसिस की कंडीशन तक ना पहुंचे? ये सबसे पहले तो स्मोकिंग क्विटिंग है। कोई भी किसी भी तरह की स्मोक करता है, माइनर मेजर, 1 सिगरेट पर डे और 1 सिगरेट इन ए वीक, उसको वो स्टॉप करना चाहिए। ठीक है। क्या सेकंड, हेल्दी डाइट है ताकि हमारा एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रहे और हम उसमें अपनी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है और जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनको रीजनरेशन और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ठीक है। थर्डली आपने बोला कि कोई ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का रोल है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे जो चेस्ट मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, उनको स्ट्रोंग करने में हेल्प करती हैं। तो क्योंकि हमारे लंग्स में ऐसी कोई इंटरनल मसल्स नहीं होती हैं जो उनको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो चेस्ट के ऊपर हमारे सराउंडिंग में मसल्स होती है, उन्हीं से हमारे लंग्स ब्रीथ करते हैं। तो वो मसल्स अगर स्ट्रोंग होती हैं, किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होती हैं या पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उससे होती हैं, या फिर कोई मसल स्ट्रेंथनिंग हम जिम में करते हैं उससे होती है, तो उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी डेफिनेटली इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। ओके। अभी कोविड का जो फेज गया 2022 और 2021 में, तो उस दौरान में लंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स लोगों में काफी ज्यादा देखी गई। अभी भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि कोविड का लॉन्ग इफेक्ट कई लोगों की बॉडी में रह ही गया है। कुछ लोगों की अभी भी जो स्मेलिंग की जो टेंडेंसी है वो खत्म ही हो गई है, उन्हें नहीं स्मेल आती किसी चीज की। किसी को बहुत सारे लंग से जुड़ी और भी बीमारियां डेवलप हो गई है। तो ऐसा कुछ है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, बुरी तरीके से हुआ था, तो उनमें आगे चल करके लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है, अभी ना पता चले आगे जा करके, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है। देखिए, जो कोविड का आपने बात किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रोसिस के कंटेक्स्ट में, बिकॉज कोविड के टाइम पे काफ़ी लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई थी और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि वेंटिलेटर पे जिनको रहना पड़ा था, जिनको लंबी ऑक्सीजन थेरेपी पे रहना पड़ा था, तो जिनमें लंग सीवियरली डैमेज हुए थे कोविड की वजह से, उनमें रेजिडुअल फाइब्रोसिस अभी भी मिलता है, मतलब रह गया है और उसकी वजह से उनको सांस फूलने के सिम्टम्स अभी भी रहते हैं कुछ पेशेंट्स में। हर किसी पेशेंट में नहीं है, बट जिनमें सीवियरली डैमेज्ड हुए थे लंग्स उनमें अभी भी सिम्टम्स हैं, बट ये नॉन प्रोग्रेसिव है। जैसे लंग फाइब्रोसिस इटसेल्फ एज ए डिजीज की जब हम बात करते हैं तो वो रिलेंटलेसली प्रोग्रेसिव डिजीज है, बट जो कोविड से इंड्यूस हुआ है फाइब्रोसिस वो नॉन प्रोग्रेसिव है। उसमें वो चेंजेस प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हम रेट्रोस्पेक्टिवली बोल सकते हैं। कोविड जब हुआ था तब हमें ये काफ़ी फियर था कि जो ये फाइब्रोसिस इससे इंसाइट हो रहा है, जो इंस्टिगेट हो रहा है, ये कहीं प्रोग्रेसिव डिजीज ना बन जाए कि बढ़ते ही रहे। बिल्कुल। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए पता कर सकते हैं, या कोई ऐसे स्कैन्स जो हमें बता सकते हैं हमारी फेफड़ों को देख करके कि हाँ आगे चल के इनमें फाइब्रोसिस तो नहीं बनेगा? देखिए, ऐसा हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं कि फाइब्रोसिस नहीं बनेगा। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है इस तरह के सिम्टोमेटोलॉजी लेके, जैसे खांसी है, सांस फूलना जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो हम पहले उसको एक्सरे, सीटी स्कैन और लंग फंक्शन टेस्टेड एडवाइस करते हैं। इनमें हम डिफरेंट लंग टिश्यू में फाइब्रोसिस की इनिशियल स्टेजेस भी देखते हैं, एडवांस स्टेजेस भी देखते हैं। वो अलग अलग तरह के चेंजेस हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से डिटेक्ट होते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में हम लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं मेनली फाइब्रोसिस में, कि टोटल जो हेल्दी लंग्स की
कैपेसिटी है उससे कितने % उसकी लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। ओके। और कुछ ऐसे टेस्ट जिनको अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो जा करके करा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि सीटी स्कैन और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, उसके अलावा ईटियोलॉजी बेसिस के टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम ऑटोइम्यून डिजीज के लिए टेस्ट करते हैं, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो उससे हम ईटियोलॉजी आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि हमें कोई रिवर्सिबल ईटियोलॉजी मिल जाए, तो उसमें प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने कहा है ये कैसे होता है और कौन से लोग जो हैं वो कराना चाहते हैं, अगर कोई भी कि उनको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस एक बार बताइए। देखिए, लंग फंक्शन टेस्टिंग बेसिकली एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है। उसमें हम एक जो पाइप यू कैन से उस सील्ड पाइप होता है, वो एक मशीन से कनेक्टेड और सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है। उसमें पेशेंट को ब्रीथ करना होता है, अच्छा। स्लो ब्रीथ भी करना होता है और फिर उसको होल्ड भी करना होता है और फोर्सफुली भी ब्रीथ करना होता है। तो अलग अलग मैन्योर्स होते हैं जो पेशेंट को एक जो हमारा टेक्नीशियन होता है वो समझाता है, एक्सप्लेन करता है, बार बार ट्रायल लेता है और जो बेस्ट एफर्ट होते हैं उसके वो रिकॉर्ड करता है और उससे हम एक सॉफ्टवेयर से ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें लगभग 20, 25, 30 तरह के पैरामीटर्स होते हैं लंग्स को असेस करने के लिए, वो आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा। और ऐसे में अगर पता चल गया टेस्ट के बाद कि हाँ इनको लंग फाइब्रोसिस है, तो स्टेजेस भी होते हैं कि किस स्टेज का लंग फाइब्रोसिस है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होगा? हाँ, वो कितना कैपेसिटी पेशेंट का डिक्रीज हुआ है लंग्स का, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिफिकेशन होती है कि ये 20% डिक्रीज हो रहा है, 20 to 50% डिक्रीज हो रहा है या मोर देन 50% लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। उसके हिसाब से हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एडवांस स्टेजेस को कैटेगराइज करते हैं। ओके। और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो क्या-क्या अवेलेबल हैं कि मतलब लंग्स अगर किसी के बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उनमें क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर माइल्ड या मॉडरेट डैमेज है, थोड़े कम डैमेज है तो उनमें क्या इलाज है? देखिए, 2 तरह की मेडिकेशन होती हैं लंग फाइब्रोसिस में। एक जो पेशेंट के सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, जैसे पेशेंट को कफ हो रही है या उसको और कोई वीकनेस के सिम्पटम्स आ रहे हैं। जो लंग फाइब्रोसिस स्पेसिफिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें अभी प्रेजेंटली हमारे पास 2 ड्रग अवेलेबल हैं, जिसमें एक परफेनाडोन है, दूसरा निंटेडानिब है। ये दोनों ही ड्रग्स यूजफुल होती हैं लंग फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट करने में। बट हम ये बोले कि ये रिवर्स कर देती हैं फाइब्रोसिस को, ऐसा नहीं है। ये स्लो डाउन कर देती हैं, प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं, तो हमें और एक एज मिल जाती है और टाइम मिल जाता है पेशेंट को अपनी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। कौन से एज वाले लोग ज्यादातर अफेक्ट होते हैं लंग फाइब्रोसिस से? नॉर्मली जो लंग फाइब्रोसिस है मोर देन 50 ईयर्स की डिजीज है। अच्छा, मतलब 50 साल से 50 to 60 ईयर्स के बाद ऑनसेट होता है। ओके। तो ऐसे में उनको आई एम श्योर उस वक्त पे बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती होंगी, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, लिवर से, किडनी से, मतलब आजकल तो इस तरह की बीमारियां होना बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रही है। तो अगर ये बीमारी है तो मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे डॉक्टर्स से ये कि अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो ये कहीं ना कहीं आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, भले वो लिवर हो, किडनी हो या लंग्स हो। तो ऑलरेडी बीमारी है, उसमें से फेफड़े भी डैमेज हो गए हैं, फिर हम ऐसे इन्वायरमेंटल वाले पोल्यूशन भी मतलब एनवायरमेंट में रह रहे जहाँ पोल्यूशन भी इतना ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो झेल ही नहीं पाएगा एकदम। देखिए, जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, तो ये सारे डिजीजेज हमारी बॉडी को सिस्टमिकली इफेक्ट करती हैं। मतलब इनका जो इफेक्ट है वो हर ऑर्गन सिस्टम पे होता है, उसमें लंग्स पे भी होगा। लंग्स में कंजेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन के साथ। जो ओबेसिटी है उसमें साथ में एयरवे डिजीज, अस्थमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम एक इलनेस होती है जो मोरबिडली ओबेज पेशेंट्स में होती है, उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज लंग्स हैं उन पे एक और एडेड बर्डन पड़ जाता है। अच्छा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर क्या लंग ट्रांसप्लांट की भी नीड आप पड़ती है अगर लंग फाइब्रोसिस है और लंग जो आपने कहा कि टिश्यू बहुत ज़्यादा टिश्यूज में स्कारिंग हो गई है लंग्स के? तो देखिए, लंग ट्रांसप्लांट हम लंग फाइब्रोसिस में एडवांस स्टेजेस में ऑफर करते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती है, जैसे एज कितनी है पेशेंट की, उसमें कोई रिवर्सिबल फैक्टर तो नहीं है, वो कितने दिन से ऑक्सीजन थेरेपी पे है, उसको कोई और एडवांस्ड हार्ट डिजीज या कोई कार्सिनोमा डिजीज वो सब तो नहीं है, और डोनर अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसी है कि वो
अफोर्ड कर सकता है लंग नहीं कर ट्रांसप्लांट, इट इज़ ए सकता है। कॉस्टली अफेयर। हम्म, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं, बट यस, एडवांस स्टेजेस में लंग ट्रांसप्लांट हेल्पफुल हो सकता है। और कैसे होता है लंग ट्रांसप्लांट का प्रोसेस, मतलब डोनर रिसीवर कैसे डिसाइड किया जाता है ये सारी देखिए, चीजें? मोस्टली कैडेवरिक डोनर के बेसिस पे होता मतलब है। कैडेवरिक का मतलब है कि जो नॉन लिविंग डोनर्स होते हैं, अच्छा, जिनके मतलब फैमिली रिसेंटली मेंबर्स में। पोस्ट नहीं, लिविंग डोनर्स नहीं होते हैं, अच्छा, लिविंग डोनर्स नहीं होते हैं, जैसे कैडेवरिक। ब्रेन डेड। हाँ, हाँ, ब्रेन डेड कह जो सकते हैं। ऑर्गन ओके। डोनर, ब्रेन डेड जो होते हैं, या फिर जो हाँ, ऑर्गन। उनके हार्वेस्ट करके लंग ट्रांसप्लांट ऑप्शंस होते हैं। तो आई एम श्योर इंडिया में इतनी अवेयरनेस तो नहीं होगी कि लोग। नहीं, इंडिया में लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स हैं, हाँ। हैदराबाद में है, अच्छा। गुड़गांव में है, ठीक अभी है। रिसेंटली दिल्ली में है। तो इसके लिए फिर अगर आपको पता चल गया कि हाँ इस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ट्रांसप्लांट की नीड है, तो उसमें क्या दोनों लंग्स बदलने होते हैं या वो कैसे होता है? हाँ, दोनों लंग्स, दोनों दोनों लंग्स लंग्स ही बदलने। और उसके बाद की फिर उनकी लाइफस्टाइल, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं क्योंकि उनमें नए लंग्स लगे हैं, तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स या रिकवरी टाइम कितने देखिए, दिन का जो भी रहता है? ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, हम्म, उसमें उसको मल्टीपल ड्रग्स पे रहना पड़ता है, हम्म, ये हम जानते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे रहना पड़ता है। हम्म, तो वो उसकी बाकी लाइफस्टाइल को कितना इफेक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में एक्सेप्टेंस कैसी होती है ग्राफ्ट की, हाँ, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। बट 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। 6-70% तक 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स हैं पोस्ट लंग ट्रांसप्लांट। ठीक होते हैं। यस। और रिकवरी टाइम कितना लग जाता है, मतलब अगर लंग ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर शुरू हो गया तो कितने समय तक वो पूरी तरह से रिकवर हो सकता है? नॉर्मली जो लंग ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि स्लोली हम्म, रहता है, बड़ा सर्जरी है, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप को एक तरह का ट्रांसप्लांट हम बोल सकते हैं लंग ट्रांसप्लांट को। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो वो बहुत कॉमनली परफॉर्म्ड है, इजी है। लंग ट्रांसप्लांट उतना इजी नहीं है। नहीं है, करेक्ट। और अगर जैसे लंग ट्रांसप्लांट है तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि बॉडी अडेप्ट नहीं करती है नए वाले लंग्स को, तो उसकी हाँ, वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत सारे टाइम रिजेक्शन होता है। हम्म, तो जो हमने लंग टिश्यू नए ट्रांसप्लांट के फॉर्म में इम्प्लांट किए थे, उनमें फिर से फाइब्रोसिस डेवलप होने लग जाता है, और कई बार वो फाइब्रोसिस एक रिजेक्शन रिएक्शन के कारण बहुत रैपिडली होता है, तो दोबारा से लंग्स हमारे इन्फ्लाम्ड और फाइब्रोटिक हो हो सकते हैं। सकते हैं। डॉक्टर, हमारे ना जो भी यूजर्स हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, तो उनका ना बहुत ही कॉमन 2-3 सवाल जो रहते हैं कि किस कंडीशन तक हम वेट कर सकते हैं कि हमें लंग फाइब्रोसिस का पता लग गया है, लेकिन वो खुद को इस तरह की सर्जरी हो या ट्रांसप्लांट हो उससे बहुत हद तक बचा करके रखना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरा लंग इतना डैमेज हो चुका है, इतना डैमेज हो, तो कोई परसेंटेज है कि कितना डैमेज हो गया है तो आपको जाना ही पड़ेगा ट्रांसप्लांट के लिए, नहीं तो इतना % डैमेज है तो आपको बाकी दवाइयों के सहारे या जो जो चीजें आपने बताई उसके सहारे थोड़ी सी लाइफ और मिल सकती है? देखिए, जब तक हमारा पेशेंट नॉर्मल रूम एयर पे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन कर रहा है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ऑक्सीजन थेरेपी की, तब तक उसको अपनी नॉर्मल दवाइयों पे जो उसके फिजिशियंस, चेस्ट स्पेशलिस्ट एडवाइस कर रहे हैं, उन पे रहना चाहिए। ओके। बट अगर उसको ऑक्सीजन की क्रोनिक नीड पड़ रही है, वो लगातार उसको ऑक्सीजन चाहिए हर मिनट, हर आवर, तो फिर उसको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को बात करना चाहिए कि क्या मैं लंग ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हूँ, क्या मैं एलिजिबल हो पाऊँगा, कितना वेटिंग टाइम रहेगा, मुझे एनरोल करने में हेल्प करिए। तो ऑक्सीजन थेरेपी जब आपको एक बार ज़रूरत पड़ने लग जाती है, तो हमें लंग ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। और ऑक्सीजन कितना ड्रॉप होने लगे उसका एक मार्कर बता दीजिए कि तब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है? देखिए, ऑक्सीजन थेरेपी की हम बात करते हैं, तो जैसे किसी भी दूसरी ड्रग की डोजेज होती है, ऐसे ही ऑक्सीजन की भी डोजेज होती है कि कितने लीटर पर मिनट पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट आधा से 1 लीटर से लेके 5 से 6 लीटर तक हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, उतने हमारे लंग्स ज़्यादा डैमेज है, इट मीन्स। तो जैसे ही हम क्रोनिक ऑक्सीजन थेरेपी पे आते हैं, उसी टाइम हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए कि क्या लंग ट्रांसप्लांट में हमें कोई हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि कोई लिविंग डोनर नहीं होगा, कैडेवरिक डोनर कंसेप्ट पे ही हमें जाना पड़ेगा, तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लंग्स डोनर वो होना जरूरी है। और वो आप करंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट हर्डल्स हैं लंग ट्रांसप्लांट, नॉट ओनली लंग ट्रांसप्लांट, जो ऑर्गन डोनेशन है उसे लेकर के थोड़ा सा। हाँ जी।
ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी लंग फाइब्रोसिस पे बात की है उससे हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर, हम चाहते हैं जाते जाते आप एक फाइनल गो टू होम मैसेज की तरह ज़रूर बता दें कि लंग फाइब्रोसिस कितनी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हमें खुद को इससे बचाना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, तो क्या क्या चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर सकते हैं और आज के समय में उसका इलाज क्या है? देखिए, जो हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, जिससे हम लंग फाइब्रोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है हेल्दी एयर इनहेलेशन, कि हमें स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। जितनी साफ़ हवा में हम साँस ले सकते हैं, चाहे वो एयर प्यूरीफायर यूज़ करके हो, चाहे मास्क लगा के हो, वो हमें करना है। और अगर हमारे कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र है ऐसा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है पास में, वहाँ से बहुत सारी डस्ट आती है, या जहाँ पे कोई स्टोन कटिंग है, हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है हमारे एरिया में जहाँ पे स्टोन कटिंग है, या कोई माइनिंग है, या कोई शिप बिल्डिंग है, एस्बेस्टोस एक्सपोजर कुछ है। कई बार इंडस्ट्रीज में लोगों को नहीं पता होता कि हमारे चारों तरफ एस्बेस्टोस है, तो उसमें हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो हमें सारा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ये तो है कि एयर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है। सेकंड है हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें, हमारी मसल्स की डेवलपमेंट अच्छी हो। क्या? और इसके अलावा जो एल्डरली हैं हमारे घर में, या अगर हमें कोई अस्थमा, सीओपीडी या और कोई एलिमेंट है, तो हम वैक्सीनेशन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे फ्लू वैक्सीनेशन है, वो हर ईयरली लगवानी चाहिए हमें। अगर न्यूमोकोकल वैक्सीन है, तो जिनको लंग डिजीजेज है, या जो 65 ईयर से ज़्यादा के लोग हैं, उन सबको वंस इन ए लाइफ टाइम न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो इससे हमें लंग्स को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लंग फाइब्रोसिस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हर एक जानकारी हमें पहुंचाई है, समझाई है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए यह सेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Yes, Megha, I am very thankful to your group for inviting me here. थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में लंग फाइब्रोसिस से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।